हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम किश है। ये अब मेरा हिंदी में फिर से दूसरा वीडियो है। पहले भी मैंने एक बनाया था, आज का महाभारत, आने वाले कलयुग कुरुक्षेत्र की कहानी। तो आशा है कि आप सब लोगों ने उससे सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल में जाके आप ढूंढ सकते हैं। लिंक भी पोस्ट करूँगा मैं इसी के कमेंट्स में। तो वो मेरा पहला वीडियो था हिंदी में, तो आज फिर हम हिंदी में बात कर रहे हैं। मेरा आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को समझ में आए ये, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या दुनिया के किसी भी कोने में। तो इसीलिए मैं उन्हें समझाने के लिए, और क्योंकि ज़्यादातर यही लोग हमारे वोट करते हैं, वोटिंग करने वाले हैं, भारतीय नागरिक। और ज़्यादातर लोग तो हिंदी बोलते हैं, बाकी भाषा भी बोलते हैं। इंग्लिश में तो वैसे भी मैं बहुत वीडियो बनाता हूँ। तो कभी कभार जब भी मुझे ये सही लगे और जिसमें लगे कि मुझे इसमें हिंदी में बोलना है तो मैं हिंदी में भी बनाता हूँ। तो आज का वीडियो है, आज का हम बातें करने वाले हैं कि पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत क्या कीमत अफोर्ड कर सकता है, क्या कीमत, कितना हम चुका सकते हैं। हाँ, हमारा आशा है कि पाकिस्तान को तोड़ दें, चार टुकड़े कर दें, उनका सब समाज समाप्त कर दें, उनकी जो भी हेकड़ी है। वैसे ही चाइना को भी तोड़ दें, उनको भी सबक सिखाएं। ये सब हमारा मंशा है, हम ये करना चाहते हैं। और इसमें गलत भी नहीं है ऐसे सोच में, क्योंकि हमें इन दोनों तरफ से हमें कई चीज़ों में, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो चाइना का विस्तारवाद हो, हर चीज़ से हमें नुकसान होता है और हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। मगर इन मंशा को काम में कार्यान्वित करने में हम क्या दाम दे सकते हैं, भारत क्या दाम चुका सकता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे किसी हम काम में निकल जाएं कुछ सोच के, या कल कोई निर्णय हो जाए, या कल कोई शायद आतंकवादी हमला भी हो जाए भारत में, बड़ा सा दूसरा मुंबई जैसा। ऐसा भगवान ना करे, मगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो तो नहीं सुधरेगा। तो ऐसे हालात में हमें कितना भारी पड़ सकता है, कितना हम नुकसान उठा सकते हैं भारत के ऊपर ऐसे काम करने के लिए, हमारे मंशा सुधारने के लिए। और इसमें सही रास्ता क्या होगा, हमारा जो मंशा है वो भी होना चाहिए और नुकसान भी सबसे कम होना चाहिए। तो इसके बारे में आज का वीडियो है, तो हम इसमें बात करेंगे। तो अभी जो है पाकिस्तान की हालत तो सभी को जग जाहिर है। इमरान खान की सरकार तो बहुत ही वीक है, कभी भी गिर सकती है। और वहाँ पे आतंकवादी लोगों का और कट्टरवादी लोगों का ही पलड़ा बारी है। आज जैसे हम देख रहे हैं, रास्ते में सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है पता नहीं। उसके ऊपर से अफ़गानिस्तान से भी अमेरिका निकलने वाला है, तब तो तालिबान की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो कट्टरपंथी का तो बड़ा ही बुरे दिन, या उनके लिए अच्छे दिन और हमारे लिए बुरे दिन आने वाले लग रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या पाकिस्तान में। तो इसकी वजह से, पर हमारे भारत का भी हम हाल तो देखें। आज तो हमारा ऑलरेडी तीन महीने का लॉकडाउन हो चुका है पिछले साल। अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी गर्त में जा चुकी है। जब से मैडम जी बनी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, पहले ही साल में स्लो डाउन हो गया था, दूसरे साल में रिसेशन हो गया था, तीसरे साल में अब तो हम महामंदी, सिर्फ मंदी ही नहीं महामंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा ही लगा। तो अभी इसके ऊपर से हम जाके क्या पाकिस्तान से कोई पंगा लेने का, उनसे कोई आर पार की लड़ाई करने का, हाँ हम सोचेंगे जज्बाती होके कि अरे कोई बात नहीं, हम मरे तो कोई चिंता नहीं, हम पाकिस्तान को तोड़ के ही रहेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं। हम जज्बाती लोग हैं हम सारे, मगर कभी कभी अकल से भी काम ले लेना चाहिए। हमेशा जज्बाती नहीं काम आते, क्योंकि आज हमारी हालत दुर्दशा पहले कैसी बन चुकी है। डिमोनेटाइजेशन हो चुका है,
उसके बाद एक के बाद एक जीएसटी हुआ, तभी हम स्लो डाउन में जा चुके थे। उसके ऊपर में कोरोना आ गया, जो कि चीन का देन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। तो उससे हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं पहले से ही। उसके ऊपर क्या हमें और ऐसे कामों में जाने का है, या हम अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में और चाइना जैसे मजबूत राष्ट्र बनने में हमें वक्त बिताना चाहिए? कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा? तो ये इस बात के लिए, इस बारे में बात करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हमें देखने के लिए, वैसे हम पाक चीन की बात कर रहे हैं, उन्हीं को देखें, उन्हीं से हम सीख सकते हैं कि कौन सा रास्ते से क्या मिलने वाला है। तो पहले देखेंगे कि पाकिस्तान किस रास्ते पे गया था और उसे क्या मिला। ठीक है, इसको कहते हैं पाकिस्तान मॉडल, यानी कि पाकिस्तान का नमूना। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको क्या मिला। तो पाकिस्तान में भी एक हमसे 20 साल 30 साल पहले ही, जैसे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस वालों का मंशा जैसे हो, उनका क्या है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, उसको टुकड़े हो सके तो टुकड़े कर देना है, 4 टुकड़े या जितने भी हो। ठीक है, और ऊपर से हमें भारत में हिंदू को नंबर 1 बनाना है। और तीसरा जो उनका मंशा है, जो सोच रखा है कि चीन के भी टुकड़े हो सके तो चीन के भी टुकड़े कर देना चाहिए। ठीक है, और इन सब कामों में अब हमारे जो दोस्त बन सकते हैं, जो हमें मदद कर सकते हैं, वो है अमेरिका। तो अमेरिका के साथ मिलके हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आतंकवाद ख़त्म करेंगे, उनके टुकड़े करेंगे। फिर भारत के अंदर हिंदुओं को नंबर 1 करेंगे, जो भी होगा हिंदू का यही होगा, बाकी सब उनकी बातें सुनने होंगे। तीसरी काम जो है वो चीन को भी हम सबक सिखाएंगे और हो सके तो चीन के टुकड़े कर देंगे। तो पाकिस्तान का भी यही मंशा से निकले थे, वही काम की, यही सोचता उनका, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। तो पाकिस्तान में क्या सोचता, जब ज़िया-उल हक साहब आज से 30-40 साल पहले पाकिस्तान में डिक्टेटर बन गए थे, उनका सोच यही था कि एक तो उनका जो नेबर है दो पश्चिम की तरफ, उनका पड़ोसी, वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान पे हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। फिर उनके टाइम में जो विलन थे, जैसे हमारे लिए चाइना है, तो उनके लिए था सोवियत रूस। तो सोवियत रूस अफ़गानिस्तान पे आक्रमण भी कर रहा था, तो उनका मंशा था कि सोवियत रूस को हराना है, इनको सबक सिखाना है, इनके टुकड़े टुकड़े कर सके तो कर देना चाहिए। तीसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो ज़िया-उल हक ने किया कि सुन्नी ही नंबर 1 होना चाहिए। सुन्नी लोग जो हैं पाकिस्तान में, वही मेजॉरिटी लोग हैं, वही बहुसंख्यक है। बाकी जो है शिया हो या हिंदू हो या सिख हो या कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, सब अल्पसंख्यक है। तो उनका भी मंशा था कि बहुसंख्यक लोग जो सुन्नी हैं वही नंबर 1 हो, वही राज करे, उन्हीं का सब चले। और उसमें भी सुन्नी में भी पंजाबी वालों का, क्योंकि सारा पाकिस्तान यानी सब चलाते हैं पंजाबी वाले। बलूच को दूर रखो, उसको दबा के रखो, सिंधी को दबा के रखो। बांग्लादेशी को भी किया था, उसका नतीजा हमने देख लिया। बाद में वो तो 1971 में सेटल हो गया और वो छोड़ के जाना पड़ा पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से। मगर बाकी जो इलाका बचा है अभी पाकिस्तान में, वहाँ सभी सुन्नियों का और वो भी पंजाबियों का, उनमें भी उन्हीं का राज चलता है। तो ये उनका मंशा था, किसका, ज़िया-उल हक का। और इस मंशा को कार्यान्वित करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने भी अमेरिका का साथ लिया था। और आज जैसे डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में सत्ता में, वैसे ही उस टाइम पे एक डेमोक्रेट दूसरे थे, उनका नाम था जिमी कार्टर। तो जिमी कार्टर के साथ मिलके पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में लड़ाई शुरू की और वहाँ पे मुजाहिदीन, जो भी हम आतंकवादी बेसिकली, उन्हीं का दूसरा नाम है मुजाहिदीन, जो भी, उनको सहायता देने शुरू किया और उनको सोवियत रूस के विरुद्ध लड़ाना शुरू किया। तो ये तो पुरानी हिस्ट्री है। तो हम सोचे कि क्या हुआ
तो अंत में 10-15 साल की लड़ाई जितना भी हुआ, उसके बाद पाकिस्तान अपने सारे मंशे में कामयाब भी हो गया। उसको अफगानिस्तान का कब्जा भी मिल गया, सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े भी हो गए, और पाकिस्तान में इतना दहशतगर्द ये वो कट्टरवादी सभी पनपने लग गए, मुल्ला उल्ला साहब, और सुन्नियों का वहाँ पे राज है, वो जो भी कर सकते हैं। बाकी जो अल्पसंख्यक है उनका तो कुछ कोई सुनता नहीं है, उनकी तो दुर्दशा है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, सुन्नी भी शिया भी हो, सबका बुरा हालत है। बलूचों का, फिर सिंधियों का, फिर वो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के हैं उनके भी, वो भी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान में कश्मीरी भी कुछ नहीं है, वैसे वो शायद या इतने नहीं बोलते, उनको दबाया जाता है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते शायद, मगर बाकी सब लोग भी कोई कुछ नहीं है। तो ये मंशा भी इनका हासिल हुआ, मगर पाकिस्तान ने ये सब करते हुए क्या किया, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके ही ये सब किया था। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से कंगाल देश बन चुका है पाकिस्तान। अपने तीनों मंसूबों में कामयाब होने के बाद अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल, सोवियत रूस के टुकड़े टुकड़े और सुन्नी का नंबर 1 होना, तीनों हो चुका है। उसके बावजूद भी आज अमेरिका जो तब उसका दोस्त था, वो दोस्त नहीं रहा, और पाकिस्तान की हालत आज कंगाली, उससे भी शायद बदतर अफ्रीका जैसा देश बनने जा रहा है पाकिस्तान। तो ये तो एक मॉडल रहा जहां अर्थव्यवस्था पे ध्यान ना देके बाकी 3 मंसूबे में काम करने से का नतीजा देखने के लिए आज पाकिस्तान की इज्जत कहीं दुनिया में नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुनता, उनके अंदर ही का हालत हम सबको देख रहे हैं क्या हो रहा है करके, तो हम सब देख सकते हैं। दूसरा सोचिए चीन का मॉडल, चीन की नमूना। चीन ने क्या किया, तो पहले जब माओ से तुंग थे, तो वो भी जो जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो वामपंथी दल है, वो उसको बनाया और उसका राज शुरू हुआ 1990 में, 1950 में, सॉरी, तो माफ़ कीजिए। तो 1950 से लेकर पहले 10, 15, 20 कितने भी साल थे, माओ जो शासन कर रहे थे, उन्होंने भी ये पाकिस्तान जैसे ही काम कर रहे थे। वो भी अर्थव्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ सोशलिज्म करना और बाकी पड़ोसियों से लड़ना। चाहे इंडिया, भारत के साथ भी 1962 में ऐसे ही वॉर हुआ था, दूसरों के ज़मीन हड़पना और अंदर जाके देश के अंदर सोशलिज्म करना। तो चाइना की हालत इतनी बुरी थी, मगर उसके बाद 1970 के बाद, 1970 के पता नहीं कौन से साल याद नहीं, तो डेन जाओपिंग माओ के मौत के बाद आ गए नए लीडर, जिनका नाम था डेन जाओपिंग। तो उन्होंने क्या किया, सारा दूसरे देशों से लड़ाई सब बंद किया। उन्होंने कहा पहले हम अपना अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, बाकी सब चीज़ें बंद करेंगे। तो चाइना ने 20 साल 30 साल से मेहनत किया, पूरी तरह से हर तरह का कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ले आए चाइना में, जो कि पहले समाजवादी होता था, पूंजीवाद कभी था नहीं चाइना में उस टाइम से पहले, एटलीस्ट माओवादी शासन के अंदर। पहले क्या हुआ था राजाओं के टाइम में वो मैं नहीं जानता, मगर माओवादी जब से आए तब से वो समाजवाद कर रहे थे, पूंजीवाद तो नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही पूंजीवाद लाया गया, हाँ पार्टी फिर भी वामपंथी ही थी जो शासन चलाती थी, मगर उसके नीचे जो हो रहा था सब पूंजीवाद चल रहा था चाइना में, आज भी चलता है। और उन्होंने ऐसा इकोनॉमी, ऐसा अर्थव्यवस्था खड़ा किया कि आज वो अमेरिका से भी आगे निकलने के जैसे स्थिति में है। तो उस तब तक उन्होंने, आज अभी नए लोग आए हैं, जी जिनपिंग, नए प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो भी है, प्रधान में वैसे तो डिक्टेटर ही है, तानाशाह तो वो तो आए हैं। तो इनके आने से पहले तक ज़्यादातर चीन अपने अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहा था, ना कि जाके किसी दूसरे देश से लड़ाई करने का।
तो आज जब उसने इतना तरक्की कर लिया है, तो आज चाहे वो उगर को दबाए, चाहे वो तिब्बत में 70 साल से राज करे, चाहे वो अक्साई चीन हड़प के रख ले, भारत कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, भारत 90 मुसलमान देश हैं, कोई उगर मुस्लिमों के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। हर दिन सुबह से शाम चिल्लाते रहते हैं कश्मीर कश्मीर। तो चाइना का मॉडल में उन्होंने अपना मंशा जो है, चाहे वो मुस्लिम को, मंगोलियन को, किसी को भी दबा के रखना, बुद्धिस्ट लोगों को, वो सब कर पा रहा है। मगर उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका जाके लड़ाई नहीं शुरू करेगा इतना आसानी से चाइना के साथ। तो जब हमारा अर्थव्यवस्था अच्छा होगा तो अपने आप हम मुस्लिमों को भी संभाल पाएंगे। अपने आप पाकिस्तान तो कुछ रहेगा ही नहीं, उसके हमारे जब उनका जीडीपी उनके से हमारा 20-30-40 गुना हो जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। चीन भी, जब हमारी अर्थव्यवस्था चीन के बराबर कड़ी होगी तो चीन भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अभी चीन अमेरिका को कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ये वो सब कर सकते हैं, मगर जंग तो नहीं कर सकते। और चीन तो जाके अमेरिका का कोई भी चीज़ हड़पने का भी कुछ नहीं सोच सकता। सो वैसे ही हमें भी दो रास्ते हैं हमारे सामने। क्या हम पाकिस्तान के रास्ते चलेंगे, अमेरिका के साथ मिलके ये सारे लड़ाई यहाँ करना और अर्थव्यवस्था को भूल जाना, डूबने देना, या हम चीन की रास्ते पे चलेंगे जहाँ पे हम ये बाकी सब भूल के सिर्फ अर्थव्यवस्था पे हमारा फोकस रखें, हम ध्यान दें, हम चीन की तरह बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के उभरे दुनिया में, और फिर जाके हम चाहे वो अब कौन सा ये वाला काशी का मंदिर हो, ये मंदिर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो भी हो, जो चीज़ें हैं जो हमें मुसलमानों को अपनी जगह पे दिखाना है, या कुछ जो उनको अधिक सुविधाएं या अधिक सरलताएं मिल गई हैं भारत में, उसको ठीक करना हो, चाहे पाकिस्तान को ठीक करना हो या चाहे चीन को ठीक करना हो, ये सब काम हम अर्थव्यवस्था को संभालने के बाद अच्छी अर्थव्यवस्था बन के शक्तिशाली देश बन के दुनिया में उभरें, उसके बाद रखें ये सारे कार्यक्रम, या पहले उन्हें रखें और अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा डूबने दें। ये हमें सोचना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और पाकिस्तान चीन को देख के हमें सीखना पड़ेगा कि किस रास्ते से क्या नतीजा निकलता है, और उसे देख के आशा करते हैं कि आप लोग सब सोच रहे होंगे और इसको सोच के आप सही फैसले लेंगे, और अपने नेताओं को भी, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, सब जी हो, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, और क्या पता बाद में कोई भी कांग्रेस तो आने का लगना ही रहा अगले इलेक्शन, चाहे कोई भी इलेक्शन में, क्या पता कोई थर्ड फ्रंट वाले आ जाए सब मिलके, क्या जैसे महाराष्ट्र में आ गए, तो ऐसे कोई आए तो भी वो भी सही फैसला करें, तो हम एक देश बन के सही निर्णय लें, ना कि बस अमेरिका के पीछे भाग के वो जो कहते हैं उनके बातों में आके हम गलत फैसले लें और अपनी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही डूबी हुई है उसको और डुबा के दूसरे कामों में लग जाएं। शायद हो, आशा करता हूँ कि ऐसे ना हो। तो आप भी सोचिए, आप भी विचार कीजिए इन विषयों पे। मैं नहीं जानता कि कितने लोग ये सब के बारे में हर दिन सोचते हैं। मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान को अकल सिखाना है, ये तो हर दिन हर कोई सोचते हैं, हर कोई इसके ऊपर तैयार है। आज भी चलो कल ही चले जाते हैं इस्लामाबाद उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये इसके लिए तो सब तैयार है। मगर कितने लोग ये सब जो मैंने पहले बताया ये इसके बारे में आराम से बैठ के सोचते हैं, या कोई भी टीवी वाले या कोई भी एक्सपर्ट कोई भी लोग ये किसी को समझाते हैं? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा किसी भी टीवी चैनल पे या अखबार में या कहीं पर भी। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ही
ये वीडियो बनाना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे होते हैं जैसे आप देखेंगे जो मुझे दिखाई देते हैं, जो कि सबको दिखाई देना चाहिए मगर किसी और को कम ही दिखाई देते हैं। और तो मुझे इसीलिए मैं इस विचार को आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज काश मेरी आशा है कि सब जाग जाएंगे और हम सही रास्ता पकड़ेंगे और भारत को बड़ा शक्तिशाली आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उसके साथ में बड़ी शक्तिशाली सेना भी, जो कि कोई हमें आँख भी ना उठा के देख सके, कोई हिम्मत ना कर सके कि भारत के पास आने की या कुछ किसी तरह से बुरी नज़र से हमें देखने की, ना कि हम पाकिस्तान जैसे हो जाएं और अर्थव्यवस्था को डुबा के बाकी सब कामों में लग जाएं। तो अभी हमारे लिए बहुत बड़ी फैसले की घड़ी है। तो हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद।